चलिए एक बार फिर से आ जाइए अनुच्छेद 74 पर। ही पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, एक बार फिर से अनुच्छेद 74 को बढ़िया से देख लेना है। इस सब को उस हिसाब से याद रखना है। देखिए सब चीज याद रखना संभव नहीं है, ठीक है। कम से कम इतना तो याद रहेगा ना कि मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, इस सब का चर्चा कितना से कितना अनुच्छेद के बीच में था। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, वहां पर दे देगा कि उपसभापति की चर्चा या सभापति की चर्चा या उपराष्ट्रपति की चर्चा या राष्ट्रपति की चर्चा। ये तो हमको पता है कि 50 से ऊपर और 70 से 70 तक, 50 से 70 के बीच में इसका ऑप्शन हो सकता है। अब वहाँ ऑप्शन में आएगा 83, आएगा 49, आएगा 48, आएगा 37, आएगा 63। तो क्या आंसर मारेगा कि पता रहेगा आदमी को। अगर आप लोग ठीक ढंग से इसको जज कीजिएगा तब कि नहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब 50 से ऊपर 70 के नीचे, तो एक ऑप्शन दिखेगा उसको सीधे मार देना है, बाय ऑप्शन से मार देंगे। आंसर नहीं भी पता रहेगा तब पर भी, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है। फिर या कोशिश करना है कि एकदम इंच बाय इंच, पार्ट्स बाय पार्ट्स इसका याद रखें कि शब्द अगर याद रह गया तो आंसर अपने में आ जाएगा, ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सब को याद रखना संभव नहीं है। आप भी स्टूडेंट ही लाइफ में है, हम भी अभी उसी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सब समझ में आता है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेंगे। पहले भी बताए थे, फिर एक बार बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किससे सलाह लेंगे, तो मंत्री परिषद से, मंडल से नहीं, मंत्री परिषद से। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे देश में कोई आपातकाल घोषित करना है या राष्ट्रपति शासन लगाना है तो सबसे पहले आपातकाल पे चलिए। आपातकाल जैसे कोरोना काल में लगाया गया था, ठीक, राष्ट्रीय आपात, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लगाएंगे। और राष्ट्रपति अपने मन से नहीं लगा सकते हैं, सब मंत्रिमंडल का बैठक बुलवाएंगे। तुरंत ये भी याद रखना है कि संसद के सत्र को आहूत करेंगे, बुलाएंगे भी राष्ट्रपति, सत्र वसान भी करेंगे राष्ट्रपति। याद रखना है इसको, क्वेश्चन पूछा था एक बार कि संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं। तो आहूत एक शब्द है, आहूत मतलब होता है बुलाना। आम के पेड़ से जो भेजा जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, मतलब समझ में आया। और नीम के पेड़ के नीचे से जो भेजा जाता है उसको निमंत्रण कहते हैं। तो आमंत्रण कहिए या निमंत्रण कहिए, वो संसद के सत्र को जो आमंत्रित करते हैं उसी को कहा जाता है आहूत करना, ठीक है। क्या करना? आहूत करना। आहूत करेंगे राष्ट्रपति और सत्र अवसान भी करेंगे। चल तोरा बजर खसलो, चल निकल, सब हट, जल्दी खाली कर संसद का। ये भी करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। तो याद रखना है कि संसद के सत्र को आहूत भी करेंगे राष्ट्रपति और सत्र अवसान भी करेंगे राष्ट्रपति। जैसे अब चलिए यहाँ पर राष्ट्रपति को जैसे राष्ट्रीय आपात लगाना है तो अपने मन से नहीं लगा सकते। अब वो दिल्ली में बैठे हैं या भागलपुर में क्या हो रहा है कौन देखा है, पटना में क्या हो रहा है उनको पता है? नहीं पता है, कोई कोई बता सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक सांसद होगा, सबका सब पहुंचे बैठे हैं वहां। सारे मंत्रियों से पूछा जाएगा कि आपके जिला का क्या हाल है, आपके जिला का क्या हाल है। सब कहेंगे गड़बड़े है, इसलिए आपात घोषित कर दो। क्या हुआ? ही कितना बड़ा फैसला हुआ कि पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आपात घोषित होता है, ठीक। अब इसका जो फैसला लिए, कैसे लिए? डायरेक्ट चल खत्म कर? नहीं, सारे मंत्रियों से पूछा गया। जैसे कोरोना काल में क्या आपके इलाका का ठीक है, जो ठीक है उसको उस हिसाब से, नहीं ठीक है तो लगभग तो नहीं है था, इसलिए राष्ट्रीय आपात घोषित। लॉकडाउन, कोई नहीं निकलेगा, जहां बांस का ढड्डा दिख गया उसके अंदर नहीं जाना है, उसके अंदर नहीं जाना। इसका मतलब बाप रे बाप, खतरा, काल मडराई छो, ठीक। अनुच्छेद 74 क्या बोला कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेंगे। इसका मुखिया, किसका मुखिया? मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री रहते हैं, ठीक है, अब इसी से दिया जाता है सबको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। यहीं से कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, ठीक, कैबिनेट मिनिस्ट्री। अब उस जो कैबिनेट मंत्री होता है कि हर एक विभाग का सर्वे सर्वा। जैसे खेल डिपार्टमेंट है, पूरे भारत का खेल डिपार्टमेंट अकेले एक आदमी देखेगा। सड़क एवं परिवहन विभाग है, शौचालय विभाग है, उस सब का एक मिनिस्टर होता है, उसी को कहते हैं कैबिनेट, ठीक है। उसके नीचे होता है, नीचे पढ़ाएंगे अभी, फिलहाल इसको देखना है, ठीक है। ऊपर कि जो जहां है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। कैबिनेट मंत्री का जो भी है, जितने भी कैबिनेट मंत्री सब राष्ट्रपति के प्रसाद परयंत्र पर निर्भर करते हैं। प्रधानमंत्री भी
राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करते हैं। जब उनका खोपड़ी घूम गया, चलिए आप साइड होइए, मोदी जी आने दीजिए, अमित शाह को आने दीजिए, तो इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाते हैं। आप बहुत घूमते हैं इधर उधर, ठीक है। चलिए देखिए, तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की 74 कंप्लीट, 74 में है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेंगे और मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, मंत्री परिषद मंत्रियों को जो बनाया जाता है मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री चुनते हैं कि कौन सा मिनिस्ट्री किसको दिया जाए, और वह सलाह लेंगे राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से सलाह लेके दोनों बैठते हैं, इसको ये दे दीजिए, इसको ये दे दीजिए। एस जयशंकर बहुत अंग्रेजी तेज है इनका, इनको विदेश मंत्री दे दीजिए। अमेरिका का भी इंग्लिश, अमेरिका भी वो लोग उतना नहीं जानता है जितना ही जानते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक, ये सब याद रखना है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अभी तुरंत बताए थे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक। अब देखिए, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर, ध्यान से देखिएगा यहाँ, ध्यान से, अन्य मंत्री, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। ये एक फॉर्मेलिटी दिया गया है, ठीक है, कम संविधान में जो रूल होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही राष्ट्रपति भी सुनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का बनना ये प्रधानमंत्री ही बहुत बड़ा उसका क्या कहते हैं कार्यभार होता है, राष्ट्रपति किसको बनाया जाए, ठीक है। पहले से राष्ट्रपति बने हैं तो उनका तो खैर बातें अलग है, और जो वहां तक पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री के लिए तो उनका तो बातें अलग होगा। अगर वो राष्ट्रपति हैं तो ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कम नहीं है, वो अलग बात है कि एक पदवी जिनका ऊपर है वो ऊपर है। और ये सब जो है संविधान में जितना रूल रेगुलेशन, सिर्फ याद रखना है कि एग्जाम पास करने के लिए, बाकी जिसके पास पैसा है वही इसको फाड़ के आगे जा सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छे का इसमें खेल खत्म हो जाता है। उतना डीप में नहीं जाना है, चुपचाप अपना पढ़ना है और पास करना है। क्या फुलफिल होता है नहीं होता है, ये इसलिए बोले कि कुछ लोग पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा होता है ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब जगह पे पैसा होता है, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री के सलाह पर, अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो चुना जाता है वो बहुमत दल का एक नेता होता है। एक तो बहुमत, जैसे बीजेपी, यहां ध्यान दीजिए, बहुमत दल के नेता को, जिसके पास बहुमत हो, जिसके पास बहुमत हो, जैसे बीजेपी में बहुत सारा पार्टी में आदमी है, सांसद है, ठीक। अब उस सारे सांसदों में से एक उभरता चेहरा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसलिए राष्ट्रपति उसी उभरते हुए चेहरे को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जो सारे मंत्रियों के ग्रुप का एक तो बहुमत वाला पार्टी है और उसमें भी सबसे चर्चित जो आदमी होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ऐसे राष्ट्रपति का मन है जिसको भी वो बना सकते हैं, लेकिन कानून तो यही कहता है, ठीक है। अब देखिए, अगर बहुमत नहीं है, क्रॉस कर दिए हैं, अगर बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति, ध्यान से एकदम यहाँ फोकस एकदम बोर्ड पर, ठीक है, कि अगर बहुमत नहीं है, ठीक, तो विवेकाधिकार के तहत राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई है, 8-9 शक्तियां दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां एक अलग है, ठीक। उसी शक्तियों, सब शक्तियों में से एक शक्ति आएगा विवेकाधिकार। विवेक मतलब अपने इच्छा अनुसार राष्ट्रपति विवेकाधिकार के तहत बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सबसे पहले किसको बना सकते हैं? बहुमत दल के किसी एक नेता को, ठीक, जो उभरता हुआ चेहरा उसका पार्टी का होगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर बहुमत भी नहीं है, किन्हीं के पास बहुमत भी नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करते हैं वो कि बड़े दल या गठबंधन के नेता, बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं। और बना तो दिए, लेकिन इनको ये भी कहते हैं कि बबुआ
इसको जो जिसको बना दिए कि विश्वास मत हासिल करना होगा जल्दी, 1 माह के अंदर, 1 माह के, आज तो तुमको बना दिए, ठीक है, आज तो तुमको प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन 1 महीना के भीतर तुमको बहुमत सिद्ध करना होगा कि तुम प्रधानमंत्री के लायक है कि नहीं है। इसलिए अभी कंडीशन ऐसा था जो तुमको हर भर में बना दिए, ठीक, लेकिन 1 माह में तुमको विश्वास मत हासिल करना। विश्वास मत का मतलब हुआ कि बहुमत तुमको सिद्ध करना होगा। ये राष्ट्रपति का आदेश होता है कि बना तो दिए, लेकिन तुमको 1 माह के भीतर ही अपना बहुमत सिद्ध करना होगा कि हमको इतना है कि नहीं है, 245 में से 273 है कि नहीं है, जल्दी दिखाओ हमको यहाँ, ठीक, नहीं है तो फिर उस बर्खास्त, फिर दूसरा आएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ आइए, और ये जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब मंत्रिमंडल सब जो बनाया गया, मंत्री परिषद जो बनाया गया, जैसे राष्ट्रपति ने एक आदमी को चुना प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री सब जगह कार्य अकेले सब काम नहीं देख सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल का गठन किया, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल का गठन किया। अब ये परंपरा कहां से आया था, इसको याद रखना है, हो सकता है पूछ दे। 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिन ने विभागीय प्रणाली लागू की थी। क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, कि विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिन ने 1861 ईस्वी में लागू की थी। यही विभागीय प्रणाली के अंतर्गत आया था कि राष्ट्रपति कुछ अकेले सब चीज नहीं कर सकते हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री बने वो कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया कि देश के जितने भी जिला होंगे सब जगह से एक एक गो को उठाइए, एक एक गो को बनाइए, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, ठीक है। अब उसको यहाँ रखिए ताकि हर एक जिला का खबर वो एक के दिन में यहाँ हाजिर कर दे। जैसे भागलपुर से खबर लेना है, यहाँ का जो संसद है उसको वहां से बोला जाएगा कि देखिए वहां आपके इस क्षेत्र में क्या है, नहीं हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, इसका रिपोर्ट कीजिए। तब वो सांसद जो भागलपुर के वर्तमान में होंगे, चाहे जो भी है, वो सारा रिपोर्ट वहां देंगे। तो तुरंत यहाँ आने का जरूरत पड़ा, घर में पता करना पड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि एक संसद का भी जिला में बहुत चमचा रहता है, वो कोने कोने का रिपोर्ट उसको पहुंचा देता है, और रिपोर्ट पहुंच जाता है मामा ठाकुर के हवेली पर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो फिलहाल याद रखना है कि 1861 में लॉर्ड कैनिन ने विभागीय प्रणाली लागू की थी। किसने? अब लॉर्ड कैनिन ने, इसीलिए क्योंकि लॉर्ड कैनिन से अकेले संभल नहीं रहा था, एक दूगो बड़े चमचा बनाया था, उससे भी नहीं हो रहा था। तब उसने कहा कि हर विभाग का एक एक आदमी फिक्स कर दो, ठीक, कि उसको दे दो ये विभाग, और महीनों में उससे हिसाब लो कि इतना ये विभाग दिए, इतना तुमको इतना देना चाहिए, इतना कैसे हुआ, ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक। सबसे अलग अलग बना दो कि सबको सब लोग देखो, हिसाब शाम को आके हमको दो, ठीक है। ये था अनुच्छेद 75 के तहत। इतना बढ़िया से बता रहे हैं, ठीक है, आज इतना मेहनत से बता रहे हैं, इतने मेहनत से तुम लोग को भी तैयारी करना है, ठीक। अगर ऐसे में रिजल्ट नहीं बना तो फिर समझ लीजिएगा हम संतोष पागल नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 76 कहता है, संतोष पागल भी फेमस हो गया है, ठीक है। अनुच्छेद 76 कहता है, आप देखिए फिर से आ गया एकदम इंपोर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 76 में चर्चा है महान न्यायवादी की, इसको कहते हैं पार्लेजी, मतलब एजी, ठीक है, एजी, अटॉर्नी जनरल, इसको एजी कहा जाता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में। हिंदी में महान न्यायवादी, ठीक, देश का या कहिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, ठीक है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार महान्यायवादी, एजी, अटॉर्नी जनरल। और एक और होता है, तो कहिएगा कि केंद्र का हो गया एजी, तो केंद्र का जो एजी हो गया इसको कहेंगे महान्यायवादी। एक राज्य का होता है उसको भी कहते हैं एजी, ठीक है। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल चला गया वहां, ठीक। एक केंद्र का, राज्य का जो होता है उसका भी है एजी, उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, उसको क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, और हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता, ठीक है। एडवोकेट जनरल दोनों हो गया एजी, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार एजी मतलब अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी, राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार एजी,
इसका एजी हुआ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता। इससे टक्कर लेने की हिम्मत राज्य में कोई भी वकील नहीं कर सकता है, जैसे केंद्र में इनसे टक्कर लेने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। उसके बाद इसका जो तनख्वाह है, महान्यायवादी का जो तनख्वाह है, यह सरकार का वकील है लेकिन सरकार इनको तनख्वाह नहीं देती है। एकदम इंपॉर्टेंट चीज कि सरकार का कानूनी सलाहकार है लेकिन सरकार इनको सैलरी नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है कि यह कहीं भी केस लड़ सकते हैं, किसी भी तरह का केस लड़ सकते हैं, किसी का भी केस लड़ सकते हैं और किसी भी न्यायालय में ये केस लड़ सकते हैं, किसी का भी केस लड़ सकते हैं सिवाय कि वो केस केंद्र सरकार पर न किया गया हो। ठीक है, अगर हम लोग या कोई भी केंद्रीय सरकार पर वकील केस कर दे और जाए न्यायवादी के पास कि ये जी चलिए मेरा केस लड़िए, ठीक है, तो ये कहेंगे कि केस है किसका, किस पर किया है, तो कहेंगे कि आप ही के घरवा में मतलब हुआ कि केंद्रीय सरकार में, तो यहो कहेगा कि भैया फैलवा लो और सिटी लाइन पकड़ो, क्योंकि तुम हमारे घर में आग कैसे लगाने आ गया। हम खुद केंद्र सरकार का वकील है और केंद्रीय सरकार पर तुम केस किया है, हम तुम्हारा केस कैसे लड़ेंगे। और याद रखिएगा कि इनका केस अगर वहां से निकल गया केंद्र सरकार पर जो वो केस ठोके हैं आप, तो अब दूसरा वकील खोजिएगा और दूसरा वकील पूछेगा किस पर केस है, तो केंद्र सरकार पर, तो वो भी एकदम तगड़ा होगा, तभी इनसे आएगा उलझने के लिए। ना तो ये सब वो हैं जो हैं अकेले खरे खरे संविधान है, महान्यायवादी जो हैं, ठीक है, इनसे टक्कर कौन लेगा। केंद्र का सबसे बड़ा उच्च दर्जे का सलाहकार है, कानूनी सलाहकार है कौन, इजी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलिए इधर, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। इसको भी याद रखना, ठीक, ये महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत का जो एजी होता है अटॉर्नी जनरल, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पर निर्भर करता है। प्रसाद पर्यंत्र पर मतलब होता है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, जब मन होगा राष्ट्रपति इसको जगह से हटा सकते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पर निर्भर करता है महान्यायवादी का पद। ठीक है, और नियुक्ति ही करते हैं राष्ट्रपति। महान्यायवादी को बनाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 7/6 या कहीं भी केस लड़ सकते हैं, चाहे वो राज्य का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो, सिवाय एक का कि केंद्र सरकार पर केस नहीं किया गया हो। ठीक, बाकी इसको आप तनख्वाह दीजिए, पैसा दीजिए, इसका फीस दीजिए, ये आपका केस लड़ेंगे। और यही कारण है कि आप तो पैसा देके केस इनसे लड़वा लिए, यही कारण है कि केंद्र सरकार इनको सैलरी नहीं देता है। कि तुमको लेफ्ट राइट से हो ही जाता है तो केंद्र सरकार तुमको तनख्वाह क्यों देगी। तुम कसम खाओ कि हम बमो दहिना का केस नहीं लड़ेंगे, तब तुमको भी सैलरी देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। वर्तमान में भारत के जो है कौन है, इष्ट देव। ठीक है, वर्तमान में ना इष्ट देव तो हो गए प्रधानमंत्री। ठीक है, इष्ट देव तो अभी वही है। महान्यायवादी वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वो 16वें, शायद 16वें, देख लीजिएगा एक बार सर्च करके कि शायद 16वें महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमन। वर्तमान में आर वेंकट रमन 2022 में ये अपने पद पर शायद आए हैं। ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा, वर्तमान में आर वेंकट रमन भारत के पार्ले जी हैं। ठीक, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार, मतलब केंद्र सरकार का वकील, इसको बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, कि महान्यायवादी केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, मतलब केंद्र सरकार के वकील होते हैं। कोई भी अगर केंद्र सरकार पर केस करेगा तो लड़ने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये अकेले खड़े रहेंगे कि आओ कौन हो गया होशियार। ठीक है, और उसके बाद लड़ने के लिए तो तैयार होंगे, लेकिन सरकार इनको सैलरी नहीं देती है। यही है आपका क्वेश्चन। सरकार का वकील है लेकिन सरकार इनको सैलरी नहीं देती है। कहीं ने कि दूसरे तेसरे केस लड़ल फ्री छोड़ देने छे एकरा, या ककरे भी केस जाके लड़ी ले छे और उन्हें फीस एकरा मिली जाए छे। ठीक, तो इसी कारण इसको सरकार फीस नहीं देती है। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 इसमें कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का कार्य आसान करने के लिए कानून बनाएंगे। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का कार्य आसान बनाने के लिए
कानून बनाने के लिए फ्री हैं। ये कहता है अनुच्छेद 77 कि मंत्रिमंडल का गठन तो राष्ट्रपति कर दिए प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक, अब मंत्रिमंडल कहेगा कि गुरुजी ये काम एकदम भारी है, इस तरीके से नहीं हो सकता है, उस तरीके से नहीं हो सकता है, कुछ बताइए, कुछ इसका सॉल्यूशन निकालिए कि यहाँ जब ऐसे करने के लिए चलते हैं तो आपका कानून जो है यहाँ अलग कर देता है, यहाँ रोक देता है हमको। तो राष्ट्रपति उस कार्य को संपन्न कराने के लिए उसके रास्ते में जो बाधा आएगा उसको, उस बाधा को हटाने का काम राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई मंत्री नहीं, फिर चाहे वो कोई भी मंत्री जंत्री संतरी हो। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 77 कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का कार्य आसान बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है कि कोई भी काम मंत्रिमंडल से नहीं हो रहा है और किस कारण से नहीं हो रहा है, तो वो कारण है कि जो भी कारण हो, कानूनी कारण हो या जो भी कारण हो, उस कारण से अगर ये नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति अलग नियम कानून बना के इसको पुनः लागू कर। इतना तक समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। अब आ जाइए 78 पर, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 कहता है, देखिए राष्ट्रपति कितना कार्य किया इस सब के लिए कि जो काम इस सब से नहीं हो रहा था उसको भी आसान बनाने के लिए अनुच्छेद 77 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही है वो सब, अगर राष्ट्रपति से थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया तो यही है वो सब जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 का इस्तेमाल करेंगे, महाभियोग लगाएंगे। वही हो गया। ठीक है, कि जिसको बनाए वही इनको गिराने के लिए तैयार रहेगा। ठीक, कि आपसे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तब देखिएगा क्या हालचाल होता है आपका। चलिए देखिए अनुच्छेद 78 में। ठीक, अनुच्छेद 78 कहता है कि मंत्री परिषद की जानकारी, मंत्री परिषद की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, यही आ गया इंपोर्टेंट, अभी जो हम बोल रहे थे कि यही बनाते हैं, इन्हीं को गिराता है। ठीक, थोड़ा सा गलती होने पर मंत्री परिषद की जानकारी, कि मंत्री परिषद में क्या क्या हो रहा है लेफ्ट राइट, वो सब चीज की जानकारी, मंत्री परिषद की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। यह अनुच्छेद 78 कहता है। अगर नहीं दिए तो प्रधानमंत्री भी बच नहीं सकते हैं भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के अनुसार और भी अनुच्छेद 78 के अनुसार। अगर मंत्रिमंडल में चल रहे बात को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं बताएंगे और बाद में अगर राष्ट्रपति को पता चला तो फिर प्रधानमंत्री का भी खैर नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, लेकिन ये सब याद करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए होता जाता कुछ नहीं है। संसद का तो अभी वो हाल है कि क्या बताएं कि क्या हाल है। ठीक है, ऐसे लड़ाई चल रहा है संसद में, लगता है कि यहाँ गिल्ली डंडा का खेल हो रहा है। देश का इतना बड़ा जगह, संसद मतलब एक देश, पूरा भारत, संसद का मतलब पूरा भारत, अब वहां इस तरह से हल्ला होता है, उस तरह से हल्ला टोला में लग झल्ला, घर में लड़ाई झगड़ा में भी हल्ला ऐसा नहीं होता है। ठीक, ले आता है लिफाफा, लिस्ट बना के इतना का इतना परसेंट, ये जीडीपी इतना परसेंट है, गरीबी इतना परसेंट है, निकालने दे देगा कि किस तरह से गरीबी का परसेंटेज निकाला जाता है, तो बेतवा देगा, तुरंत बेतवा देगा कि कैसे गरीबी का परसेंटेज निकाला जाता है, कहां से क्या सेल होता है, नहीं होता है। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, सुने हैं ये सब कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका मतलब होता है कि जिस क्षेत्र का, जो क्षेत्र अंधेरे में डूब रहा हो, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र का राजा चौपट है। क्या है? चौपट है। इसीलिए कहावत देहात में कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर कोई नगर अंधेरे में डूब रहा है, इसका मतलब है कि उस जगह का राजा क्या है? पूरा का पूरा चौपट है। ठीक, चलिए देखिए इधर, सड़क एक सही नहीं है, अपने आप को सांसद विधायक कहते हैं, शर्म नहीं लगता है, बाप रे बाप। चलिए इधर देखिए, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। ठीक, हमारा जो काम है पढ़ाते हैं, ये भी बताते हैं कि सिर्फ ही परीक्षा पास करने के लिए। ठीक है, बाकी सबका इस्तेमाल ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, जेब में गांधी है, तब यही सब का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, न तो कोई उपाय नहीं है। पुलिस घर पर आने के लिए 5,000 लेता है, कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन लेता है। चलिए देखिए इधर, अनुच्छेद 78 कहता है कि मंत्री परिषद की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। ठीक, जो भी मंत्री परिषद में चल रहा है,
अब मंत्रिय परिषद में चलता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब राष्ट्रपति पर जैसे महाभियोग लगेगा, अनुच्छेद 61 का इस्तेमाल करेगा, और इसको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन से चालू हो सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति पर शर्त है कि उन पर अगर महाभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग होता है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति उनको पद से डायरेक्ट हटाने के लिए, कि अब ये नहीं रहेंगे, ठीक। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा, यह शर्त है, यह कानून में लिखा है कि उनको अगर पद से हटाना है तो राज्यसभा से ही महाभियोग शुरू होगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी महाभियोग शुरू हो सकता है, ठीक है। इसको याद रखना। वही सबका जो हल्ला होगा कि मतलब मंत्रिपरिषद की जानकारी का मतलब हुआ जैसे राष्ट्रपति को हटाने का हुआ, चाहे कोई भी मैटर है, कि राष्ट्रपति को हटाने के लेके चलिए, ठीक। राष्ट्रपति को मंत्री सब बोलेगा कि अभी राष्ट्रपति सठिया गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, अब इनको पद से हटाया जाए, तो प्रधानमंत्री इसकी जानकारी देंगे किसको? राष्ट्रपति को। सुन रहे हैं? जो ही आप चुन्नू मुन्नू जो सब बबुआ को सब दिए थे कि तुम ही हो जाओ, तुम ही हो जाओ, तुम ही हो जाओ, यही कह रहा है कि अब आपका दिमाग खसक गया है जगह पर से, अब आप ही को हटाएंगे, अब आप ही को हटाएंगे। तो ये भी बोलते हैं राष्ट्रपति की क्या कारण क्या है, तो ये भी बोलते हैं बढ़िया से। वही जो कहता है, एक क्या कहता है वो, कि सलीका जिनको सिखाया था आपने हाथ पकड़ के चलने का, वही लोग आज आपको दाएं बाएं करने में लगे हैं, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो भी ठीक है, नहीं आया हो तो भी ठीक है, बात लेकिन एकदम गहरी है, ठीक है। कि मंत्रिपरिषद की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, कि आपके खिलाफे अगर हलचल हो रहा है तो वो जानकारी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, अनुच्छेद 78। ठीक। अब आएगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब इसके अंतर्गत आएगा आपका कौन चीज? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है यह 4 प्रकार का होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान से देखिएगा इधर, यह 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आएगा आपका कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं? बड़े बड़े मंत्री को, हर एक विभाग के जो सबसे बड़े होते हैं, जैसे खेल मंत्री। खेल मंत्री बिहार में भी होगा और देश में भी होगा। बिहार का मतलब हुआ वह सिर्फ बिहार का, अब देश का मतलब हुआ भारत के 2800 राज्य सहित केंद्र शासित सहित का एक अकेला खेल मंत्री। ठीक, वो जैसे खेल मंत्री, शौचालय विभाग का मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री, पूरे देश का एक विभाग का एक आदमी जो श्रेष्ठ पद पर है, मंत्री में, मंत्रिमंडल में है, वही उसको बनाते हैं राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री, यह क्या लिख दिया यहाँ पर? किसी भी विभाग का बड़ा मंत्री होता है, किसी भी विभाग का बड़ा मंत्री होता है। अपने विभाग का सभी फैसला लेने हेतु एकदम फ्री रहते हैं। कौन? वो मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अपने विभाग के सबसे बड़े होते हैं, जैसे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ठीक, सड़क के मामले में क्या फैसला लेना है नहीं लेना है वो नितिन गडकरी ही तय करेंगे, उन पर किसी का दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, सिवाय एक राष्ट्रपति के। ठीक, राष्ट्रपति ही उससे कुछ पूछ सकते हैं कि क्या है नहीं है। ठीक, अब दूसरा आएगा राज्य मंत्री। अब ध्यान से, यही है क्वेश्चन फंसने वाला। ठीक है, कि राज्य मंत्री 2 होता है। ठीक, एक हो गया एकदम राज्य मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। अब स्वतंत्र प्रभार किसको कहते हैं बताते हैं। ठीक, पहले चलिए राज्य मंत्री पर। राज्य मंत्री का गठन किया गया है कैबिनेट की सहायता के लिए। राज्य मंत्री किसकी सहायता करेंगे? कैबिनेट मंत्री की सहायता करेंगे। एकदम ध्यान से, कि राज्य मंत्री का जो गठन किया गया है वह जो है एक प्रभार वाला, क्या स्वतंत्र प्रभार वाला, वो अलग है। ठीक, राज्य मंत्री का जो गठन किया गया है वह कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए। ठीक, अब यह जो राज्य मंत्री होता है, यहाँ फोकस बोर्ड पर, कि राज्य मंत्री जो होता है प्रत्येक विभाग में एक राज्य में मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग में एक राज्य में मंत्री होता है। और सभी, अब ये भी याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, यह जो विभाग होता है राज्य मंत्री का, यह सब राज्य में नहीं होता है। लिख दिए एकदम बढ़िया से, यही सब पॉइंट बनेगा कि राज्य मंत्री किसके क्यों गठन किया गया, कि कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य मंत्री का गठन किया गया। कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य मंत्री का गठन किया गया। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा कि राज्य मंत्री का जो गठन किया गया है वह कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए किया गया है, और राज्य मंत्री राज्य के प्रत्येक विभाग का बड़ा मंत्री होता है, और यह सभी राज्य में नहीं होता है, यह सभी राज्य में नहीं होता है। जितने विभाग उतने ही मंत्री होते हैं, जितने विभाग उतने ही मंत्री होते हैं। ठीक, अब आइए इधर, हाँ, राज्य मंत्री ये भी है, ये भी राज्य मंत्री। क्या हुआ, राज्य मंत्री जो सिर्फ आएगा बिना स्वतंत्र प्रभार वाला, कि राज्य मंत्री जो आएगा किसकी सहायता के लिए, कैबिनेट की, यह सभी राज्य में नहीं होता है। जितने विभाग होते हैं उतने मंत्री होता है। ठीक, और ये जो होता है हर राज्य के हर एक विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। ठीक, अब आएगा एक का राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट की अनुपस्थिति में, अगर कैबिनेट का कोई मंत्री उपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति मतलब उपस्थित नहीं है, अगर कैबिनेट मंत्री का कोई है ऐसा जो कैबिनेट मंत्री है और वो भी अभी वर्तमान में उपस्थित नहीं है, तो उस विभाग के राज्य मंत्री को बनाया जाता है और वह सारी शक्तियां उनको दी जाती है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया होगा कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या हुआ कि कैबिनेट का कोई ऐसे मंत्री जो अभी वर्तमान में वहां हाजिर नहीं है, तो उस विभाग के राज्य मंत्री को बनाया जाता है और उनको वह संपूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है जो उस विभाग के कैबिनेट मंत्री के पास होता है। ठीक है, चौथा आएगा आपका उपमंत्री। चौथा आएगा उपमंत्री। यह सबसे छोटा मिनिस्ट्री है, यह सबसे छोटा मिनिस्ट्री है। किसका, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का सबसे छोटा मिनिस्ट्री है उपमंत्री। उपमंत्री राज्य मंत्री की सहायता के लिए होता है। उपमंत्री जो होता है किसकी सहायता के लिए होता है, तो राज्य मंत्री की सहायता के लिए। आ गया समझ में सब, उपमंत्री का गठन राज्य मंत्री की सहायता के लिए किया जाता है। ठीक, अब आइए यहाँ नोट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट में क्या क्या लिखा हुआ है। नोट में यहाँ प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड लिखे हैं। जो पहले बताए थे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो भी कैसे करते हैं कि बहुमत दल के नेता को, किसी एक नेता को, वो भी जो उस पार्टी का चर्चित आदमी हो। ठीक, और इसमें भी याद रखिएगा, ये जो गठन करते हैं इसमें भी राष्ट्रपति अपनी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो विवेकाधिकार की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। विवेकाधिकार के तहत अगर किसी पार्टी के पास बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति बड़े दल या गठबंधन के किसी नेता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और इसको बना तो दिए, लेकिन याद रखना है कि इनको समय दिया जाता है कि इतना समय के अंदर तुमको संसद में बहुमत साबित करना होगा कि हाँ हमारे पास बहुमत है। अगर नहीं कर पाए तो फिर दूसरे को बना देंगे। ठीक, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और किसी के पास नहीं। अब यहाँ नोट में क्या लिखा है इसको बढ़िया से देखना है कि 1979 में नीलम संजीव रेड्डी, नाम याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी, इसका इस्तेमाल एक बार हुआ है। यहां ध्यान से देखना कि किसके समय में हुआ है। नोट में है लिखा हुआ कि 1979 ईस्वी में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा चौधरी चरण सिंह को जो गठबंधन का एक नेता थे, जो गठबंधन दल के नेता थे, इनको प्रधानमंत्री बना दिए थे। कौन, ये नीलम संजीव रेड्डी। 1979 में, इस भी याद बढ़िया से रखना है कि इसका इस्तेमाल कब हुआ था। ठीक, कि 1979 ईस्वी में नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। उस समय उन्होंने अपने इस विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके चौधरी चरण सिंह को, नाम याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह को स्वविवेक के तहत प्रधानमंत्री बना दिया था। आप प्रधानमंत्री तो बना तो दिए थे, लेकिन यह किसके नेता थे, तो वही बताए थे कि क्या लिखा है यहाँ, बड़े दल या गठबंधन के किसी नेता को। तो चौधरी चरण सिंह गठबंधन के नेता थे। चौधरी चरण सिंह गठबंधन के नेता थे। इनको 1979 ईस्वी में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने स्वविवेकाधिकार का इस्तेमाल करके इनको प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक, अब स्वविवेक के तहत 1984 में, अब फिर से एक बार देखना है कि इसी के तहत
स्वविवेक के तहत इनको प्रधानमंत्री बना दिया था, किसको, चौधरी चरण सिंह को। अब 1979 में अब 6 साल के बाद 1984 में जब इंदिरा गांधी का विकेट गिर गया, मतलब मृत्यु हो गई 1984 ईस्वी में, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई नहीं थी, मारी गई थी, वही हुआ हुई गई थी ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। यहाँ था नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चौधरी चरण सिंह को, नीलम संजीव रेड्डी द्वारा 1979 चौधरी चरण सिंह को, जो गठबंधन का नेता था, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर 6 साल के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी, तो उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। 1984 में राष्ट्रपति भारत के ज्ञानी जैल सिंह थे। अब इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अभी तक के भारत के प्रधानमंत्री के इतिहास में सबसे अगर बेहतर कैरेक्टर अगर किसी का बताया जाता है तो वो है राजीव गांधी। बहुत पढ़े लिखे आदमी भी थे, बात करने का तरीका भी इनका गजब का था। ठीक, राजीव गांधी, लेकिन इन पर भी बोफोर्स तोप के घोटाले का आरोप लगा था। इतना ईमानदार नेता पर बोफोर्स तोप के घोटाले का आरोप लगा था। अब वो घोटाला सही था या गलत था ये तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन बोफोर्स तोप का ईमानदार छवि के, भारत के अभी तक के प्रधानमंत्री के इतिहास में सबसे ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री में गिनती आते हैं, सिर्फ यही आते हैं, गिनती में क्या आते हैं, सिर्फ यही आते हैं, राजीव गांधी। ठीक, लेकिन इन पर भी बोफोर्स तोप के घोटाले का आरोप लगा था। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी द्वारा 1979 ईस्वी में चौधरी चरण सिंह को, जो गठबंधन दल के नेता थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अपने विवेकाधिकार के तहत बतेवे किए कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं। ठीक, दूसरी बार 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाया था। एक नोट में ई कंप्लीट हुआ। और दूसरा नोट है यहां है कि प्रधानमंत्री बनने समय इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री बनते समय इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये 3 जो थे, एक और थे, उनका नाम भूल गए हैं इसलिए बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, लेकिन हम ग्रुप में भेज जरूर देंगे या अगले क्लास में बता देंगे कि एक और थे जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। नाम याद रखना है, नोट में 4 गो आएगा, 3 का नाम लिखा है, एक का अगले क्लास में जरूर बता देंगे, भूल गए हैं, ध्यान नहीं है इसलिए इस पर लिखे नहीं है। ठीक, प्रधानमंत्री बनते समय इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये सभी राज्यसभा के सदस्य भी थे। 3 ठो ये थे, एक ठो और होगा वो बता देंगे आगे। इतना तक आपको कंप्लीट करना है। एक आएगा यहाँ पर थे मंत्री परिषद, यहाँ आएगा आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 352 में, मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 352 में है। इसमें होता है कि उच्च श्रेणी के मंत्री आते हैं, जैसे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में सबसे उच्च मंत्री का जो पद है वो है कैबिनेट मंत्री। ठीक उसी तरह मंत्रिमंडल की चर्चा अनुच्छेद 352 में है और मंत्रिमंडल के अंतर्गत उच्च श्रेणी के मंत्री आते हैं। कौन श्रेणी के? उच्च श्रेणी के। इसकी चर्चा जब आएगी, अभी तो अनुच्छेद इसी पर है, 100 भी नहीं पार किए हैं, 352 में समय है। ठीक है, जब पहुंचेंगे तो बताएंगे, फिलहाल अभी याद रखना इसको भी थोड़ा सा। उच्च श्रेणी के मंत्री आते हैं। कैबिनेट तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। अब देखिए इधर, कैबिनेट का मंत्री हो या राज्य का मंत्री हो, मंत्रिमंडल के तहत स्वतंत्र प्रभार में आते हैं। मंत्रिमंडल की चर्चा 352 में। यह क्या होता है? उच्च श्रेणी के मंत्री इसके अंतर्गत आते हैं और उच्च श्रेणी के मंत्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत आए। आई जो कैबिनेट मंत्री हो गया आपका और राज्य मंत्री जो हो गया, ये सब उनके स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत आ जाते हैं। और वो किसके स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत? मंत्रिमंडल के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत आते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब इसको कैसे याद रखिएगा, अब वो आप लोग जानिए।